तो दोस्तों आज कल लेक्चर नंबर 8 को हमने कवर किया, आज लेक्चर नंबर 9 पे कमांड करते हैं। जो पंचायत राज व्यवस्था का रिमेन पार्ट रह चुका था उसको हम लोग आज कवर करेंगे। लेक्चर नंबर ये 9 है। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जल्दी से जल्दी मात्र आपको 249 में आप यहाँ पर LVIS प्ले स्टोर पर जाके 249 में 20 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, कल हम लेक्चर नंबर 8 सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है, यहाँ लेक्चर नंबर 9 आज है। इसमें हम लोग पंचायत व्यवस्था को लर्न कर रहे थे और पंचायत राज व्यवस्था में हम अमेंडमेंट करा चुके थे, लेकिन अमेंडमेंट के कुछ फीचर्स जो हमें पढ़ने थे आर के लिए वो हमारे रिमेनिंग पॉइंट थे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं वो पॉइंट हमारे पास, इसको रेडी करना है। अब क्या था, 73 अमेंडमेंट की जितनी भी बेसिक बातें थी जो आर के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने कल कमांड कर ली। लेकिन इसमें है क्या, इसके फीचर्स क्या है, इस फीचर्स पे बात करके अपनी कहानी को आज एंड ऑफ की तरफ लेके चलेंगे इस टॉपिक के साथ में, फिर नेक्स्ट लेके चलेंगे। इस तरीके से आपके लगभग कंप्लीटली 100 घंटे क्लासेस में आपको फ्री दे रहा हूँ। तो कल कुछ विशेष फीचर का मतलब बात करते हैं। पहला कि सिस्टम ऑफ पंचायत यानी प्रणाली कैसी होगी, पहला पॉइंट। यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका सिस्टम कैसा होगा। तो जैसा कि 73 अमेंडमेंट ने ये जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची में राज्यों के आधार पर हम वहां पे किस आधार पर कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को त्रिस्तरीय प्रणाली में रखा गया। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब 3 टायर में रखा गया, जिसको हम 3 टायर व्यवस्था कहते हैं। ये 3 टायर कौन कौन से, तो एक तो विलेज लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये 3 स्तर पे हमने कन्वर्ट कर दिया कि 73 अमेंडमेंट के माध्यम से इसका उल्लिखित वर्णन किया गया। लेकिन ये राज्यों की सहमति के सापेक्ष में कह दिया कि जहां पर 20 लाख की जनसंख्या से कम है वहां पर राज्य अपने अनुकूल, जहां 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तर भी हो सकते हैं। ये 2 स्तर कौन कौन से होंगे, तो 2 स्तर जहां 20 लाख से कम है, एक तो विलेज लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि गांव और जिले लेवल पर हमने 2 स्तर रख सकते हैं। ये प्रावधान 73 अमेंडमेंट के माध्यम से कर लिया। तो यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में ये चुनाव की बात करता है, इलेक्शन की बात करता है, ये फीचर्स के बारे में। अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं 3 स्तर हमारे होते हैं, लोकल, विलेज, डिस्ट्रिक्ट। तो 3 लेवल पर हम लोग देखेंगे। तो विलेज लेवल पर ये जो इलेक्शन की बात करता है वो डायरेक्ट बात करता है कि विलेज लेवल पर प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा अपने मुखिया का चयन किया जाएगा, जिसे डिफरेंट लेवल पर हम लोग गांव में कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं एक प्रकार से राजा महाराजा, ये सब चीज़ चलती रहती हैं। उसके बाद बाकी जो खंड स्तर पर होगा, यानी जो ब्लॉक लेवल है, जिसको ब्लॉक लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनके जो हेड हैं इनका चुनाव बोल दिया अप्रत्यक्ष रूप से। यानी इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। एक इसको बोलते हैं BDC, यानी इसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलिंग के कुछ लोग चुने जाते हैं। वो लोग BDC मेंबर चुन के एक अपने हेड का चयन करते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग के लोग होते हैं, जिसको हिंदी में जिला पंचायत सदस्य के नाम से जानते हैं। इसको ब्लॉक मतलब एक प्रकार से BDC मेंबर के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलिंग का मेंबर होता है। इन सब में से चुन के हम एक अपने मुखिया का, ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। यहीं से DDC मेंबर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग जो होती है वो भी यहाँ पर चुन के अपने हेड का चयन करती हैं। तो 2 स्तर पर चुनाव देखा जाए, अप्रत्यक्ष होते हैं और एक स्तर पर क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये बातें हमें 73 अमेंडमेंट के माध्यम से देखने को मिलती है। चले अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे, कार्यकाल की। कार्यकाल कितना होता है 1 to 1 करके समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ये सारे फैक्ट दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर हम कार्यकाल टेन्यू की बात करेंगे तो सामान्यतः कितना होता है, सामान्य 5 वर्ष की अवधारणाओं को यहाँ कार्यकाल में रखा गया है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन इसके 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि जो निर्वाचन व्यक्ति होगा, जो यहाँ पे निर्वाचन
यानी जो मतदाता की जगह यहाँ पर चुनाव लड़ रहा होगा उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जो मतदाता होगा, जो मतदाता मतलब जो मत देने वाला है, उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो यानी 21 साल का व्यक्ति ही ब्लॉक प्रमुख या मुखिया गांव का या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बन सकता है। लेकिन वोटिंग रूप में देखा जाए तो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वोटिंग कर सकते हैं। इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। अगर नए चुनाव होते हैं तो नए चुनाव में अगर हम लोग देखें तो 2 पॉइंट सपोज कर लीजिएगा, आज एग्जाम्पल बेस पे ए जो है आज 2024 में चुनाव जीतता है, नेक्स्ट चुनाव 2029 में होंगे 5 साल के बाद। यहाँ पर ए जो है खल्लास हो जाते हैं, मान लेते हैं खल्लास होते हैं 2000 यहाँ पे 26 में, तो इसका चुनाव जो होगा इस पंचायत का, इस स्तर का रिमेनिंग पॉइंट के लिए होता है। लेकिन बाकी जो चुनाव होते हैं जैसे राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति के चुनाव नए होने की वजह से वहां पर नया कार्यकाल अपॉइंट होता है, वो यानी यहाँ से लेकर 5 साल 31 तक रहेगा, लेकिन गांव का जो मुखिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। तो यानी विघटन होने की स्थिति में अवधि खत्म होने पर एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी नए स्तर पर चुनाव जो है 6 महीने के अंतर्गत कराने क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। 2 पॉइंट क्लियर आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, सीटों का आरक्षण की बात करें। सीटों का आरक्षण ये विशेष विशेष बातें आर्टिकल नंबर इसको लेते हुए लिख लीजिएगा। सीटों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट। हमारे पास 3 गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर हमने महिलाओं को पहली बार रिजर्वेशन की बात करी। अगर इसी सापेक्ष को लेकर आप पढ़ते हैं तो लोकसभा में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करी है। यहाँ SC ST OBC की महिलाओं की बात नहीं की गई अभी वहां पर, ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो सीटों पर आरक्षण के लिए 2 आधार रखे गए हैं, एक तो SC ST का भी आरक्षण होगा, तो यानी जातिगत या जातीय आरक्षण की भी यहाँ घोषणा की जाती है, और जातिगत आरक्षण के आधार पर यहाँ लिंग आधारित आरक्षण की भी बात की जाती है। तो लिंग आधारित मतलब मेल फीमेल के आधार पर, तो लिंग आधारित मतलब मेल का मतलब नहीं बन रहा फीमेल के आधार पर। तो ये स्पष्ट है कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो यहाँ पर 1/3 क्या है, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये स्पष्ट है कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो यहाँ पर गांव के या अन्य स्तर जितने भी हैं SC ST के लिए अध्यक्ष के पद को यहाँ पर आरक्षण करने का प्रदान करेगा। ये किसका अधिकार है, ये संसद का अधिकार नहीं है, किसका, राज्य विधानसभाओं का अधिकार है। तो 2 पॉइंट, SC ST की सीट कैसे मिलेंगी, जनसंख्या के आधार पर, कि जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, आरक्षण होगा। लिंग आधारित मतलब 1/3 सीटें क्या होंगी, वुमेन रिजर्वेशन की जाएंगी। ये भी 73 अमेंडमेंट के माध्यम से इस्टेब्लिश कर दिया गया। यानी जो हम पहले कमेटी इस्टेब्लिश कर रहे थे, लोकल गवर्नमेंट कैसे करें, गांव का विकास कैसे करें, इसके लिए हम एक सिस्टमेटिक अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं और वहीं से पूरी कहानी बननी स्टार्टिंग हो जाती है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पॉइंट आता है वो आता है राज्य निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब है कि इसका क्या काम होगा, तो यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। मेंस में कभी कभी इसका डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का सिर्फ काम है लोकल गवर्नमेंट के चुनाव कराना, ये MLA इन सब के चुनाव नहीं कराता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, चुनाव की देखभाल कैसे होगी, उसका निर्देशन कैसे करेगा, मतदाता सूचित कैसे करेगा। इसीलिए एक देश एक चुनाव का डिबेट इंडिया में चल रही है कि एक मतदाता सूची स्टेट इलेक्शन कमीशन रेडी कर रहा है, एक मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन रेडी कर रहा है, यानी एक ही काम को 2 लोग कर रहे हैं, इससे अधिक एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। इसलिए क्यों ना हम एक देश में एक चुनाव कराया जाए, ये भी एक डिबेट का विषय बन जाता है। लेकिन ये दूसरा विषय है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास जो फेडरलिज्म है वो प्रभावित होगा, संघवाद प्रभावित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन एक प्रकार से कह सकते हैं ये इसकी सारी प्रक्रिया करता है। लेकिन इसके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, बोलेंगे साहब राज्यपाल करता है, कि उसका कार्यकाल कितना होगा, कैसे किया जाएगा, सारी चीजें। पंचायत चुनाव संबंधी सभी मामले जितने भी हैं विधानसभा के उपबंध के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ चुनाव को लेकर जितने भी मामले हैं उन मामलों का प्रबंधन कौन करता है, बोलेंगे उन मामलों का जो प्रबंधन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। कभी भी न्यायालय में
का अगर मान लीजिएगा जो प्रबंधन राज्य विधानमंडल करता है पंचायत को चुनावों को लेते हुए, यानी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यानी कोई भी इश्यूज वगैरह प्रबंधन को लेते हुए उसे लेकर हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। एग्जाम्पल बेस पे सपोज कर लीजिएगा रिजर्वेशन 1/3 की जगह 1/4 कर दिया, ये राज्य का अधिकार है। या इसके अलावा डिफरेंट, यहाँ सीटें एससी की होगी, वहाँ सीटें ओबीसी की होगी, जब एक प्रकार से ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा तो आप न्यायालय पे नहीं जा सकते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? चुनाव कराना। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखिएगा। आइए बात करते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग, तो ऐसे ही जिस तरीके से वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग के सापेक्ष में हम लोगों ने राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर हम पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की गठन करेगा। तो ये क्या है, स्पष्ट बोल रखा है कि राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग, वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। और वित्त आयोग की स्थापना करने का पर्पस क्या होगा कि समीक्षा करना। और यहीं से क्वेश्चन, आयोग राज्यपाल की सिफारिश पर सारी समीक्षाएं करेगा, उसको वितरण की व्यवस्था करेगा, वित्त के कैसे प्रबंधन किए जाए इसकी व्यवस्था करवाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर निकलती हुई चली जाएंगी। तो यानी कुछ बेसिक बेसिक बातें आपके दिमाग में यहाँ से आ जाती हैं। क्लियर? मजा आ रहा है सबको? स्पष्टता के साथ हम समझ पाए कुछ आर्टिकल को लेते हुए। अब पॉइंट बन जाता है कि जो पंचायत राज है उसका मेन पर्पस क्या था। उस मेन पर्पस को समझते हुए चीजों को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा पंचायत राज व्यवस्था के कार्य यहीं से डाल के इस टॉपिक को अब लोग आगे लेके चलते हैं। लिखिए पंचायत राज व्यवस्था। इसका जो मूल कार्य था वो 4 कार्य थे। इसको आप समझ लेंगे तो फिर ये, हालांकि ये आरओ यारो में पूछने की भूमिका में नहीं होगा। पहला, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको भी सरकार का चयन करना। दूसरा क्या है, वित्तीय डिसेंट्रलाइजेशन, यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण। फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन करना। तीसरे की बात करेंगे तो यह है हमारा प्रशासनिक, कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विकेंद्रीकरण करना, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करना। और चौथा जो कार्य है इसका वो क्या है, वो है इसका शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी एक प्रकार से शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। चार कार्यों में हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हम शक्ति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करें, शक्ति विकेंद्रीकरण, यानी ये चारों काम कौन करता है, पंचायत राज करती है। और पंचायत राज इसी व्यवस्था को लेकर आगे लगातार बढ़ रही है। तो विकेंद्रीकरण करना, यानी ये चार कार्य क्या है हमारे पंचायत राज के। अब पॉइंट हमारे सामने, अगर हम वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो ये पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां, क्रियाएं कैसे की जाएंगी, ये चार कार्य सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमें एक प्रकार से कह सकते हैं आ जाए। चलिएगा सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण, और 1 to 1 करके समझ लेते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो पंचायतों की राज की स्थापना करने का मूल कारण ये था कि सेपरेशन ऑफ पावर करना।
73वें अमेंडमेंट के माध्यम से 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय इसलिए प्रदान कर दिए गए कि हमने पावर बांट दी गई हैं। गांव में अगर सड़क बनेगी तो यहाँ राज्य नहीं बनाएगा, गांव में सड़कें प्रधान बनाएगा। उसकी बड़ी सड़कें गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जिला पंचायत बनाएंगी, मुख्यालय से मुख्यालय जोड़ने वाली दूसरे लोग बनाएंगे। यानी आपने क्या किया, अब यहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कर्म के आधार पर। तो यहीं से 73 अमेंडमेंट ने क्या किया, 11वीं अनुसूची में 11 शेड्यूल में अनुसूची में 29 विषय रख दिए गए, 29 सब्जेक्ट को रख दिया गया, कई बार पूछा भी गया है। और इन सब्जेक्ट को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे कैसी प्रवृत्ति होगी इसको भी आराम से लिखने का प्रयास करें। एक प्रवृत्ति रख दी गई, ग्रामीण विकास को लेकर जो विषय हैं उन पे काम करेगी ग्राम पंचायत। किसको? ग्रामीण विकास को लेकर। दूसरा, ग्रामीण विकास के अलावा जो कृषि विषय होंगे उन पे भी ये काम करेंगी। तो यानी कह सकते हैं कृषि विषय रख दिए गए। कृषि विषय के अलावा जो समाज कल्याण के विषय हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक न्याय के विषय हैं उनको भी रख दिया गया। सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर। इसके अलावा बाकी जो उद्योग के विषय हैं उनको भी यहां रख दिया गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत को लोकल गवर्नमेंट करने के पीछे शक्तियों का विधिकरण करना 3-4 पॉइंटों को समझना था। अगर आप 1 to 1 करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, भाई ग्रामीण विकास के कौन से ऐसे विषय हैं जो पंचायतों को दी गए, बोलेंगे ग्रामीण विकास में जैसे प्रकाश की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तालाब की व्यवस्था करनी है, सड़क की व्यवस्था करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है। ये सारी काम किसको दे दिए? लोकल गवर्नमेंट को। तो यानी जो ग्रामीण विकास के ये सारे विषय हैं जिनके बारे में बोल रहा था कि प्रकाश की व्यवस्था करना, सड़क नाली खड़ंजे, सड़क सिंचाई, सामाजिक वानिकी, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण विकास में आ जाएंगी। ठीक है। अगर कृषि विकास की बात करेंगे तो ये क्या है, इन्होंने कहा कृषि विकास में वो लोग आएंगे जैसे भूमि की व्यवस्था करनी है, कहीं पे कुछ बनना है, शौचालय बनना है, कुछ करना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, पशुपालन की व्यवस्था करनी है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, या फिर मुर्गा पालन है, सुअर पालन है, जितने भी हमारे इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर में होता है उन सारे काम कौन देखेंगे? आपने देखा होगा ग्राम पंचायत देखेगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे सामाजिक कल्याण की, तो सामाजिक कल्याण का मतलब जिस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगा, मातृत्व सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा, गरीबी के लिए मनरेगा में काम कैसे कौन करवाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ कर दी? बोलेंगे सामाजिक कल्याण के लिए। और यदि इन विषयों की बात करेंगे उद्योग के बारे में, तो यहाँ पर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया गया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग कौन खुलवाएगा, लघु उद्योग कौन खुलवाएगा, ग्रामीण उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारे काम कर दिए गए इस वाले पॉइंट में। हालांकि यूपीपीसीएस वाला आरओआर में ये पूछेगा ही नहीं ये उद्योग कहाँ आता है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि हमारे ग्राम पंचायत गठन करने के लिए 73 अमेंडमेंट के माध्यम से 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को 4 भागों में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स मतलब हम कह सकते हैं ये रहा शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आया कुछ पिक्चर बनी? यस और नो बताओ कमेंट करके। राइट, मजा आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड ऑल? कैसी बन रही पिक्चर? तो इस तरीके से हम आर को पूरा स्पष्टता के साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। जो कल का ये पार्ट रह चुका था, इस पार्ट को लेकर फिर नेक्स्ट विंडो की तरफ हम लोग फटाफट लेके चलने का प्रयास करेंगे। राइट, क्लियर यहां तक? स्पष्ट है बातें? तो ये सेशन आपके लिए 100 घंटे के लिए डेफिनेटली सबके लिए फ्री मिल रहा है। ये एप्लीकेशन पे चले, यूट्यूब पे चले, सबके लिए यहाँ निकल के आ जाएगा। राइट, एक बार सब लोग क्लैपिंग कर दीजिएगा। आज की जर्नी को हम लोग आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। अगर हम वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो ये रहा वित्तीय विकेंद्रीकरण। लो जी, बोलेंगे सर ये वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या है? अगर इसके बारे में देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी पंचायतों को पैसा कहां से आएगा। केरल अपना एक नया मॉडल लेके आ चुका है। तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के करों का जो एक राज्य का पंचायत के बीच में विभाजन कैसा मानक तय किया जाएगा।
तो यानी ये कौन तय करता है? राज्य वित्त आयोग तय करता है। लेकिन इसके पीछे की लॉजिक कहानी थोड़ी सी ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग कि राज्यों के करों का विभाजन वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को पैसा मिलता है। राज्यों को करों के द्वारा जो इकट्ठा करता है राज्य पैसा करों का, उसे पंचायत में हस्तांतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ऊपर से राज्य सरकारें पंचायतों को डेवलप करने के लिए अनुदान देती हैं। और चौथा पॉइंट, केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ प्रायोजित योजनाएं चला जाती हैं जो गांव के विकास के लिए डेवलप करती हैं, लाइक जैसे मनरेगा। तो यहीं से केंद्रीय वित्तीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से क्या होगा? राज्यों के करों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स सिस्टम। अगर उसके बाद की चर्चा को देखने का प्रयास करेंगे तो राज्यों के करों का पंचायत को कैसे हस्तांतरण किया जाएगा, यानी एक प्रकार से राज्यों के करों का हस्तांतरण। इसके अलावा भी देखा जाए तो राज्यों को कुछ पंचायतें अनुदान देंगी, तो ग्रांट्स के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से पंचायतों को विकास किया जाए। इसके अलावा राज्य भी अनुदान देंगी और यहां से चौथा पॉइंट, केंद्र भी क्या चलाएगी? योजनाएं चलाएगी जो कि राज्यों के ग्रामीणों के विकास के लिए लाभकारी होंगी। तो ये चार बातों में हम ये समझ सकते हैं कि हमने सेंट्रल यानी फाइनेंस विकेंद्रीकरण करने के लिए भी पंचायतों को डेवलप किया जिससे कि ये सब चीज़ें पहुंच जाएं। लेकिन आज भी पंचायतों की स्थापना करने के लगभग देखा जाए 1993 में स्थापित होने के बाद लगभग हम 25 वर्षों के आसपास तक आ चुके हैं। इसमें अभी भी हम वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए हैं जिसके पर्पस से लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की जा चुकी। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये कहा जाता है कि राज्यों को पैसे का स्वामित्व नहीं होता है, वो एक प्रकार से दूसरे की टुकड़ों पर पलने वाली सरकारें चलाते हैं। राज्य अनुदान देगा तो विकास होगा, राज्य अनुदान देगा तो नहीं विकास होगा। ऊपर से नीति निर्माण करके जिले से होते वहां से राजधानी से लेके आता है। मान लो यूपी है, यूपी में योजना कहाँ बन रही है? लखनऊ में बैठ के। फॉलो कहाँ करनी है? गांव के लोग को। तो गांव के लोग उसे फॉलो करने में रह जाते हैं, लेकिन उस गांव में जरूरत क्या है उसके आधार पर नीति बनेगी तो डेवलप ज्यादा होगा। ऐसा केरल में देखने को मिलता है। केरल ने ये स्पष्ट कहा है, इसमें डिबेट डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं कि राज्य आज भी अपनी अपेक्षाओं के आधार पर विकास नहीं कर पाए हैं। उसका एक ही रीजन है कि उनके पास पैसे का कहीं ना कहीं अभाव है। और राज्यों में जब वित्त का, पैसों का अभाव रहेगा तो डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता का अभाव होने की वजह से वो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रभाव दिया गया। तो आपके पॉइंट में ये दिमाग में पिक्चर बन सकती है कि राज्यों की जो सरकारें होती हैं, राज्यों की जो सरकारें होती हैं वो एक प्रकार से कह सकती हैं कहीं ना कहीं उनको अनुदान नहीं देती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, केरल में ऐसा होता है। और केरल में ऐसे होने की वजह से केरल में डेवलपमेंट है ग्रामीण, लेकिन शहरों में नहीं है। तो यानी इसे हम वित्तीय विकेंद्रीकरण के नाम से हम लोग जान सकते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण। तो जिस तरीके से हम सेंटर में प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, मेंबरों के द्वारा चुनते हैं, ऐसे ही हम लोग निचले लेवल पर अपने मुखिया का चयन करते हैं, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से वहां सेक्रेटरीट में एक सचिव होता है, ऐसी लोकल लेवल पर प्रधान के साथ एक सचिव होता है। इट मीन्स मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने का प्रोग्राम होगा। तो यानी इस तरीके से हम इस टॉपिक को पूरा करने का अब लोग प्रयास करेंगे। तो बताइएगा सब लोग कमेंट करके, क्लासेस एप्लीकेशन पे चाहते हैं या यूट्यूब पे चाहते हैं? बताएं कमेंट करें सब लोग, क्लास कहाँ चाहते हैं? यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पे? तो यहाँ सब पढ़ने वाले हैं, वहाँ सब आनंद लेने वाले हैं। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो आनंद को भूल जाते हैं, इसलिए समस्याएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। राइट? मजा आया इसमें? यहाँ मजा आया बताओ कमेंट करके। कमेंट करिएगा। इंटरेस्ट आया नहीं आया बताओ, यस और नो। तो ये टॉपिक रहा किसका? हमारे पंचायत का। तो पंचायत से इतनी बातें आप लोग एग्जामिनर पूछ सकता है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कल लेके चलेंगे और उसके बाद पूरी कहानी ये पूरी बनती हुई चली जाएगी। तो आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। और जिसे यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, तो
आप यहाँ पर जल्दी से जाके, कल तक का इसमें ऑफर चल रहा है, उसके बाद इसकी कल शाम को फिर फीस हो जाएगी इंक्रीज। आप इसको लेकर मेरे साथ लेकर क्लासेस 100 घंटे के साथ प्रैक्टिस करने के साथ और साथ में टेस्टिस के साथ कंप्लीटली आरओ की तैयारी पूर्ण कर सकते हैं, और ये करके अपनी जर्नी को जो है एक बेहतर दिशा की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार दिल से कमेंट कर लीजिएगा, फिर हम तुम लोगों से बात करेंगे कल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।